जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चली होगी। जितने भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ से हैं या फिर छत्तीसगढ़ से बाहर के हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं कि छत्तीसगढ़ में हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, पुलिस सर्विस में और दूसरे विभागों में जाकर के सेवा दें, तो उन्हीं लोगों के लिए अभी हाल ही में 2025 का छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसे आप पीसीएस का नोटिफिकेशन कहते हैं। इसमें कई अलग अलग सर्विसेज होती हैं। आप एक ही फॉर्म के माध्यम से एक ही बार जो एग्जाम का प्रोसेस है उसे कंप्लीट करते हैं, तो आपको अलग अलग सर्विस मिल सकती है। आगे जानेंगे कि उसका भी क्या क्या प्रोसेस है। हम लोग आज उसके सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। कहने का मतलब है कि आपको क्या पढ़ना है इस एग्जाम को पास करने के लिए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए थोड़े से एग्जाम के बारे में, क्योंकि वो जरूरी है आपको जानना। ये जो एग्जाम है ये 3 फेज में कंप्लीट होता है। सबसे पहला है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस और तीसरा है इंटरव्यू, जिसे आप वाइवा बोलते हैं, जिसे आप पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं। तीनों ही फेज में से आपको लगातार पास होना होता है। पहले आप प्रीलिम्स में पास होइए, उसके बाद आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। मेंस में पास होइए, मेंस के बाद आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। इंटरव्यू में जब आप सेलेक्ट होते हैं तब जाकर के फाइनली आप जो रिजल्ट है वो रेडी होता है, फाइनल रिजल्ट। इस रिजल्ट में जब आपका नाम होता है तब आपको सर्विस दी जाती है और आपका ट्रेनिंग होता है। ये प्रोसेस है। प्रीलिम्स के बारे में सबसे पहले आपको पता हो कि आपको पढ़ना क्या है और साथ ही एग्जाम के बारे में। तो यहाँ पर आप पहले एग्जाम के बारे में जान लीजिए। जो ये एग्जाम है प्रीलिम्स, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के होता है। इसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है और इसमें 2 पेपर होते हैं। पहले शिफ्ट में एक पेपर, दूसरी शिफ्ट में दूसरा पेपर। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का आंसर आपने गलत दिया है उसके बदले में आपके निगेटिव मार्क्स काटे जाएंगे। कितना नंबर काटा जाएगा? 1/3 नंबर काटा जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया, आपको 2 नंबर मिले हैं, 2 मार्क्स, और आपने दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ये गलत कर दिया, तो इसके नंबर आपको यहां से काट लिए जाएंगे। 2 में से आपका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। तो इसके बाद है दूसरा प्रश्न। पहले वाला जो पेपर है उसमें आपका जो क्वेश्चन रहेगा 100 क्वेश्चंस हैं, 200 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का टाइम। दूसरा वाला पेपर भी 100 क्वेश्चंस है, 200 नंबर, 2 घंटे का टाइम। ये वाला जो पेपर है इसमें आपको केवल 33% नंबर लाना होता है। यहां पर देखिए, केवल 33%। इस वाले पेपर में पास हो जाइए। और जो पहला वाला पेपर है, इस वाले पेपर में आपको अच्छे नंबर लाने होते हैं ताकि कट ऑफ क्लियर हो जाए। मतलब कि एक लिमिट नंबर बनना होता है, उस नंबर को जब आप क्लियर कर जाते हैं तो जाके आपको मेंस देने का मौका मिलता है। कट ऑफ कभी भी एग्जाम से पहले नहीं बनता है। जब आप एग्जाम दे लेते हैं, कॉपी चेक होती है और उसके बाद कट ऑफ रेडी होता है। तो आपको केवल अनुमान लगाना होता है कि पिछले साल के कट ऑफ क्या था और उसी के अकॉर्डिंग लगभग अनुमान के माध्यम से आप अपना अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि इस बार हम लगभग उस कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे। जब आप प्रीलिम्स दे चुके होते हैं, प्रीलिम्स में आप पास हो जाते हैं, तो फिर इसके बाद आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। मेंस के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेंस में कितने पेपर होते हैं। तो मेंस में देखिए, मेंस में टोटल आपके 7 पेपर होते हैं। कितने? 7 पेपर। 7 में जो पहला वाला पेपर है वो लैंग्वेज का है, दूसरा पेपर है वो एसे का है। इसके बाद बाकी के जो 5 पेपर हैं वो जनरल स्टडीज के हैं।
GS1, GS2, GS3, GS4 और GS5। इन सभी में आपको कहा गया है कि आपको हर पेपर के लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और सभी पेपर आपके 200-200 नंबर के हैं। तो कहने का मतलब है आपको याद रहेगा कि हमारा जो पेपर है वो 7 है, सभी के लिए 3-3 घंटे का टाइम है और सभी के जो मार्क्स हैं वो टोटल 1400 हैं। हर पेपर 200-200 नंबर का है। और यहाँ पर कह दिया गया है कि एसी में आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो पार्ट में दिए जाएंगे, जिनमें से आपको कुल 4 विषयों पर निबंध लिखने हैं। यहाँ पर इंडिकेट कर दिया गया है। वैसे आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद जब आप मेंस में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। आपका जो इंटरव्यू है वो 100 नंबर का होता है। कहने का मतलब है मेंस में आपको 1400 में से जितने अच्छे नंबर आप ला सकते हैं और फिर इंटरव्यू में जितने अच्छे नंबर ला सकते हैं। टोटल आपका हो गया 1500। 1500 में से आपका रेडी होगा फाइनल रिजल्ट के मार्क्स। प्रीलिम्स के मार्क्स कभी भी यहाँ पर नहीं जोड़े जाते। प्रीलिम्स के मार्क्स केवल इसलिए होते हैं कि छटनी कर सके, आप मेंस एग्जाम दे पाए, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अब इसके बाद सबसे पहले आप ये समझिए कि प्रीलिम्स में आपके जो 2 शिफ्ट में पेपर होने वाले हैं, तो आपको पहले शिफ्ट में क्या पढ़ना है, किन किन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस होंगे। इसके लिए आपको क्या करना होता है, सिलेबस देखना होता है, सिलेबस को फॉलो करना होता है और उसी से पढ़ना होता है। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, ये नोटिफिकेशन में ही आपको बता दिया जाता है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। किसी भी शब्द या वाक्य में अगर भाषा विवाद की स्थिति बन जाए तो हिंदी भाषा में लिखे शब्द या वाक्य को आधार माना जाएगा। इसके बाद आपका होता है प्रीलिम्स के लिए पहला पेपर, जिसे जीएस का पेपर कहते हैं। 100 क्वेश्चन, 200 नंबर का, 2 घंटे का टाइम। यहाँ पर कहा गया है कि जो आपके प्रीलिम्स का जो पेपर है और सिलेबस है ये 2 पार्ट में बटे हुए हैं। जो 50 क्वेश्चन है वो पहले पार्ट से आएगा, 50 क्वेश्चन दूसरे वाले पार्ट से आएगा। प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के हैं और सही उत्तर हेतु 2 नंबर, गलत के लिए 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। अब यहाँ पर आप ये जानिए कि जो पहला वाला पार्ट है उसे यहाँ पर जीएस का पार्ट कहा गया है। तो जीएस में से क्या क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। आपको इंडिया की जो हिस्ट्री है वो आपको पढ़नी। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कहा गया भारत का इतिहास, तो जो इंडिया की हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। मतलब जब आप पढ़ेंगे, एक है एंशिएंट, दूसरा है मेडाइवल और तीसरा है मॉडर्न। आपका हो गया प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। ये तीनों को आपको पढ़ना होगा। तीनों में से मिला करके आपका यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद कहा गया है कि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो स्वतंत्रता आंदोलन है उससे संबंधित जितनी घटनाएं हैं उस पर फोकस करके आपको पढ़ना है। आपको ये चीज तो पढ़नी ही है। इसके बाद ये टॉपिक हाईलाइट करके बताया गया है कि ये अलग से आपको ध्यान देकर पढ़ना है। भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। इसका कहने का मतलब है कि आपको जियोग्राफी, जो इंडिया की जियोग्राफी है, ध्यान रखिए जियोग्राफी में आपकी इंडिया भारत का बोला गया है, तो जियोग्राफी में यहाँ कहा गया है कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ देखिए भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। तो कहने का मतलब है कि जियोग्राफी में आपका बहुत कुछ है शामिल। तो आपके क्या क्या शामिल होगा, नदी है, पहाड़ है, पठार है, पेड़ पौधे, खनिज संसाधन, सारी चीजें हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद क्या है,
भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारत से रिलेटेड मतलब पूरे भारत की अपनी राज्य व्यवस्था कैसी है? तो जैसे कि भारत के बारे में जब बात आती है तो आपका ये भी होता है कि आपको संसद के बारे में पता हो, राष्ट्रपति के बारे में पता हो, संसद किस तरीके से वर्क करती है, कौन कौन सी उसे पावर्स हैं। इसके अलावा आपको राज्य के बारे में पता होना चाहिए कि राज्यों का सरकार कैसे चलता है, राज्य में सरकार क्या क्या काम करती है, उनको शक्तियां कहाँ से मिली है। फिर उसके बाद निचले लेवल पे आता है स्थानीय स्वशासन, ये कैसे वर्क करती है। और इसी तरीके से आपके कोर्ट को लेकर के है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और भी कोर्ट है। इन सब के बारे में फिर कई सारे अर्ध न्यायिक निकाय हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। स्वतंत्रता से पहले के और स्वतंत्रता से बाद में किस तरीके से परिवर्तन आया, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन रहे हैं जिसके माध्यम से भारतीय संविधान बना है, ये सब कुछ पता हो। यहाँ पर शॉर्ट में ये बात कही गई है, पर इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत में जो इकोनॉमिक है वो कैसे चलती है। जनरल चीज या बेसिक चीज कहा जाता है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आरबीआई ये क्या है। आरबीआई पैसा कैसे जारी करता है, आपका पैसा रुपया जो आता है वो कैसे जारी करता है, उसके पास कौन कौन सा अधिकार है। जो आरबीआई है पैसे को कैसे कंट्रोल करती है। अगर सोसाइटी में ज्यादा पैसा आ जाए, मतलब कि भारत में जनता के पास ज्यादा पैसा आ जाए तो आरबीआई क्या करती है, कम पैसा हो तो आरबीआई क्या करती है, महंगाई होती है तो आरबीआई क्या करती है, और अगर महंगाई नहीं है तो आरबीआई क्या करती है। यूं समझिए कि अर्थव्यवस्था में बहुत रोल है आरबीआई का। इसके अलावा आपका सरकार का यहाँ पर क्या रोल है, सरकार को जब पैसा घट जाता है तब क्या करना होता है। फिर आप जनरली न्यूज़पेपर में देखते हैं, आप यूट्यूब और भी सोशल मीडिया के माध्यम से आपको देखने को मिलता है, जहां पर एडवर्टाइज आते हैं कई सारे अलग अलग कंपनीज के, स्टॉक मार्केट का। तो आखिर ये क्या चीज है। आपको कहा जाता है कि पैसा इन्वेस्ट करिए, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फिर कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, उससे क्या फायदा है। ये सब कुछ आपका आता है कहाँ पे, इकोनॉमिक में। इसके बाद नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। सामान्य विज्ञान कहा गया है मतलब जनरल चीजें पता हो, 10th तक के जो साइंस है सबसे पहले वो पता हो। कई सारे रोग हैं जो जनरली आपको आसपास देखने को मिलता है, आपने किताबों में पढ़ा, 10th तक पढ़ा है, वो पता हो। उनका निवारण पता हो। आप जो खाना खाते हैं उनमें कितने टाइप के मिनरल्स हैं इनके बारे में पता होना चाहिए, और कौन कौन से मिनरल्स हैं जो बॉडी में बनते हैं, कौन सी चीजें हम बाहर से लेते हैं, ये पता होनी चाहिए। फिर साइंस में बहुत सारी चीजें हैं जो पहले सर्च की गई हैं, जो आज हम डेली यूज करते हैं, वो आपको पता हो। कुछ टेक्नोलॉजी है जो डेली आपके यूज होता है और न्यूज में होता है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद कई सारे साइबर सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर नेटवर्क इनसे रिलेटेड। इसके बाद भारतीय दर्शन कला साहित्य एवं संस्कृति। जो भारतीय दर्शन कला साहित्य और संस्कृति की बात करें हैं, ये एक तरीके से आपका हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर भारत से संबंधित कई सारे यहाँ पर कला साहित्य संस्कृति के बारे में भी पढ़ते हैं, तो वो आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा कुछ चीजें आज से ऐड करनी रहेगी। इसके बाद है समसामयिकी घटनाएं एवं खेल। जो घटनाओं की बात कही गई है, तो यहाँ पर ये लोगों को समझ में नहीं आता। इसका कहने का मतलब है कि आपको करंट अफेयर पढ़ना है। समसामयिकी घटनाएं जो कहा गया है ये हिंदी में है, तो आपको करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, जो इंडिया के लेवल की घटनाएं हैं, इंडिया के लेवल की, चाहे राजनीति से जुड़ा हो, चाहे इकोनॉमिक से, चाहे खेल संबंधित हो, सामाजिक रूप से हो, पॉलिटिकल रूप से हो, कैसा भी हो, इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िए। इसके बाद पर्यावरण। पर्यावरण क्या है और पर्यावरण के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, ये तो आपको पता ही हो। उससे आगे आपको ये भी कि आज पर्यावरण का क्या रोल है, क्या नुकसान हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसमें हमने क्या भागीदारी दिया, ये सब कुछ यहाँ पर ऐड है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, जो सेकंड वाला पार्ट है। इसमें आपसे कहा गया है कि आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ का नॉलेज होना चाहिए।
तो छत्तीसगढ़ से नॉलेज से रिलेटेड कहा गया है कि आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ वालों का क्या योगदान रहा है। अभी तक आपने इंडिया की हिस्ट्री जानी, अब छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री में फोकस करना है। और छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उस टाइम पर, स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम पर, तो कौन कौन ने योगदान दिया, किस तरीके से दिया, तो वो पढ़ना है। इसके बाद जियोग्राफी है। तो अभी आपने इंडिया की जियोग्राफी पढ़ी, अब आपको छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी पढ़ना है। ये देखिए, छत्तीसगढ़ में कहाँ नदियां हैं, कौन कौन सी नदी है, नदियों के बगल में कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, कौन कौन से उद्योग हैं, कौन कौन से खनिज संसाधन है, कहाँ पर्वत, कहाँ पठार, ये सब कुछ आपको जानना है। छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना एवं लोकोक्तियां, ये आपने छत्तीसगढ़ के किताबों के माध्यम से, छत्तीसगढ़ में जो किताबें चलती हैं स्कूल में, वहां पर पढ़े हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके आसपास घटती हैं, वो यहाँ से पता चलती हैं। उन्हीं के बारे में पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज और त्योहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि। जब आप इकोनॉमिक जानते हैं तो वैसे ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ का अपना भी इकोनॉमिक है, छत्तीसगढ़ का भी बजट है, वो आपको जानना है। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज। आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने पहले पढ़ा है वो है इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम। अब उसी में से आपको केवल छत्तीसगढ़ का समझ लेना है कि छत्तीसगढ़ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो किस तरीके से संभाला जा रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट किस टाइप से वर्क करती है, पंचायती राज कैसे वर्क करता है, स्थानीय स्वशासन कैसे वर्क करती है, ये सब जानना होगा। छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन और छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। छत्तीसगढ़ के बारे में आपको बहुत सारी चीजें का आगे पता होना चाहिए। उसके अलावा छत्तीसगढ़ से रिलेटेड डेली जो घटनाएं हो रही हैं, इंपॉर्टेंट घटनाएं, वो पता हो। कहने का मतलब है करंट अफेयर छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके टोटल 100 क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट हुए। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या है, योग्यता परीक्षा। जो सेकंड वाला पेपर आपका होने वाला है, जिसमें कहा गया है कि केवल आपको 33% नंबर लेकर के आना है, उस पेपर को आपको देखें। क्या क्या पूछा जाएगा, संचार कौशल सहित पारंपरिक कौशल, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय निर्माण और समस्या निवारण, सामान्य मानसिक योग्यता, मूल्य संख्यात्मक कार्य, जिसमें सामान्य गणितीय कौशल रहेगा 10वीं लेवल का, आंकड़ों की व्याख्या में चार्ट, रेखांकन, तालिकाएं, आंकड़ों की पर्याप्तता, ये सब शामिल रहेगा। हिंदी भाषा का ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, ये आपको पता होना चाहिए। इसी चीज को आप अंग्रेजी में देख सकते हैं कि आपको अंग्रेजी में कहा गया है कि क्या क्या पढ़ना है। क्या है कि हिंदी इतनी आसानी से समझ में नहीं आती, इतना टफ लैंग्वेज टाइप का लिखा होता है। जो कहा गया है इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, आपका जो अपना स्किल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, कम्युनिकेशन से रिलेटेड बातचीत, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा और एनालिटिकल, कई सारे रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, आपको उनको एनालाइज करना है। और कुछ डिसीजन, आपको निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या और किस टाइप से सॉल्व करना है। जनरल मेंटल एबिलिटी, आपके दिमागी जांच के लिए कुछ जनरली वाले क्वेश्चंस रहेंगे, अगर आप सही हैं तो जनरली आप उसे आसानी से आंसर कर पाएंगे। 10th लेवल की मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, हिंदी से रिलेटेड जो आपने 10th लेवल तक पढ़ा है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे जो आप डेली अपने बातों में यूज करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि पहले और दूसरे पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं मेंस एग्जाम के बारे में। मेंस एग्जाम में आपसे कहा गया है कि पहला वाला जो पेपर रहेगा वो लैंग्वेज का पेपर है। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज पेपर है उसमें कहा गया है कि ये 3 पार्ट में होकर के क्वेश्चंस आएंगे। पहला वाला जो पार्ट रहेगा उसमें आपका हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, दूसरा वाला पार्ट जो रहेगा उसमें आपका इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, इसके वाला आपका सीजी से रिलेटेड जो लैंग्वेज है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। 3 पार्ट में बट करके क्वेश्चंस आएंगे। पहले वाले पार्ट में कहा गया है
मैं यहाँ पर बता दूं, आपने 10th लेवल तक जो भी हिंदी में पढ़ा होगा ग्रामर से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे भाषा बोध, संक्षिप्त लेखन, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द, समुच्चरित शब्दों के अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, संधि, संधि विच्छेद, समसामयिकी पद रचना, समास विग्रह, सामासिक पद रचना एवं समास विग्रह, तत्सम एवं तद्भव शब्द, शुद्ध जो शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्ति, पत्र लेखन, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल में काल विभाजन एवं नामकरण, छत्तीसगढ़ के साहित्यकार, उनकी रचनाएं, अपठित गद्यांश, शुद्ध शब्द युग में प्रारूप लेखन, विज्ञापन, प्रपत्र, परिपत्र, पृष्ठांकन, अधिसूचना, टिप्पणी, लेखन, शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, प्रतिवेदन, पत्रकारिता, और हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए आपको पैसेज दिए जाएंगे। इसके बाद इंग्लिश में 10th लेवल तक आपने इंग्लिश के लिए जो ग्रामर पढ़ा है वही टॉपिक यहाँ पर आपको दिया जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन, आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसमें पैसेज को पढ़ करके आपको आंसर करना है। प्रीसियस राइटिंग, रीअरेंजमेंट एंड करेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, synonymous, antonyms, filling the blanks, correction of spelling, vocabulary and uses, items and phrases, tense, preposition, active voice and passive voice, part of speech। ये सब कुछ आप 10th लेवल तक पढ़ते हैं, वही चीजें यहाँ पर फिर से आपको रिवीजन करना है। आगे क्या पढ़ना है? छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से रिलेटेड। अब छत्तीसगढ़ लैंग्वेज में आपने ध्यान दिया होगा कि जो जो चीजें आप बात करते हैं उन्हीं बातों से रिलेटेड यहाँ पर कहा गया है कि छत्तीसगढ़ी भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास एवं इतिहास, छत्तीसगढ़ी भाषा का साहित्य, प्रमुख साहित्यकार, छत्तीसगढ़ी का व्याकरण, शब्द साधन, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया, वाच्य, अवयव, कारक, काल, लिंग, वचन, शब्द रचना की विधियां, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, हिंदी में संधि, छत्तीसगढ़ी में संधि समास, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग छत्तीसगढ़ भाषा के विकास में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, आकाशवाणी व सिनेमा की भूमिका, लोक व्यवहार में छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य परिचय जिसमें नामकरण, छत्तीसगढ़ी भाषा का परिचय, छत्तीसगढ़ में क्रियाओं में वर्तमान, भूत, पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान, भविष्य के काल के रूप में लिखना, क्रिया के भूतकाल के रूप में, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, पढ़ना, क्रिया के भविष्य काल के रूप में, पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल, पाद टिप्पणी। तो जाकर के आपका पहला वाला पेपर कंप्लीट होगा। इसका सिलेबस ये है। जो दूसरा वाला पेपर है वो एसे से रिलेटेड है। एसे में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? ऐसे में जो क्वेश्चंस रहेंगे ये दो पार्ट में बट करके आएंगे। पहला वाला पार्ट जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। इसके बाद जो दूसरा वाला पार्ट है इसमें छत्तीसगढ़ी राज्य से रिलेटेड रहेगा। तो यहाँ पर आपको 750 वर्ड्स में आंसर करना है और दोनों ही पार्ट यहाँ पर देखिए कहा गया है, दो दो टॉपिक आपको दोनों में दिया जाएगा। दो टॉपिक यहाँ पर, दो टॉपिक यहाँ पर आपको चूज करना है। तो 100 नंबर आपके यहाँ हो गए, 100 नंबर आपके यहाँ हो गए। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने होंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। इसके बाद आपका हो गया जीएस वाला पेपर। सबसे पहले हम जीएस 1 को देखने वाले हैं। जीएस 1 में कहा गया था कि आपको जीएस 1 में क्या पढ़ना है? भारत का इतिहास। तो यहाँ पर भारत के इतिहास में क्या क्या पढ़ना है? प्राग ऐतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य का उदय, मौर्य राजनय तथा अर्थव्यवस्था, शुंग सातवाहन काल, गुप्त साम्राज्य, गुप्त वाकाटक काल में कला, स्थापत्य, साहित्य, विज्ञान का विकास, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। इतनी सारी चीजें किस में पढ़ना है आपको? एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास में। इसके बाद मध्यकालीन भारतीय इतिहास, सल्तनत एवं मुगल काल,
विजयनगर राज्य, भक्ति आंदोलन, सूफीवाद, क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य का विकास, मराठों का अभ्युदय, यूरोपियन का आगमन और ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित होने के कारक। तो यहां तक आपको क्या करना है, मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है। इसके बाद आता है मॉडर्न या आधुनिक भारत, जहां पर आप ब्रिटिश सर्वोच्चता के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, युद्ध एवं कूटनीति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि, भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें आपको स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी ये पढ़ना है। हस्तशिल्प उद्योग का पतन कैसे हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की रियासतों के संबंध में जो कई सारे संबंध बनाने के लिए नियम निकाले गए थे, उनको पढ़ना है। प्रशासनिक संरचना में परिवर्तन कैसे हुआ, 1858 के पश्चात नगरीय अर्थव्यवस्था, जिसमें रेलों का विकास, औद्योगिकरण, संवैधानिक विकास शामिल है, इनको पढ़ना है। इसके बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, जिनमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, राष्ट्रवाद का उदय, 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, सांप्रदायिकता का उदय एवं विकास, क्रांतिकारी आंदोलन। इसके अलावा होम रूल आंदोलन, गांधीवादी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, मजदूर, किसान एवं आदिवासी आंदोलन। इसके अलावा है दलितों में सुधार आंदोलन, मुस्लिमों में सुधार, अलीगढ़ आंदोलन, आजाद हिंद फौज, स्वतंत्रता और भारत का विभाजन, रियासतों का विलीनीकरण। ये सब कुछ आपको पढ़ना है भारत के इतिहास में। ये केवल पहला वाला पार्ट है GS1 का। दूसरे वाले पार्ट को देखिए, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। दूसरे वाले पार्ट में कहा गया है कि आपका संविधान एवं लोक प्रशासन, इससे रिलेटेड सवाल होगा। मतलब ये है कि आपको यहाँ पर पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे दूसरे वाले पार्ट में। भारत का सांविधानिक विकास, संविधान का निर्माण एवं मूल विशेषताएं, प्रस्तावना, संविधान की प्रकृति, मूलभूत अधिकार और कर्तव्य, राज्य नीति के निर्देशक तत्व, संघीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसके अलावा जनहित याचिकाएं, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनर्विलोकन, महान्यायवादी, राज्य कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, महाधिवक्ता, संघ राज्य संबंध, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय, अखिल भारतीय सेवाएं, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। इसके अलावा आपात उपबंध, संवैधानिक संशोधन, आधारभूत ढांचे की अवधारणा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ शासन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके अलावा लोक प्रशासन, अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति और महत्व। इसके बाद उदारीकरण के अधीन लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन, विकास प्रशासन व तुलनात्मक लोक प्रशासन। इसके अलावा लोक प्रशासन में नए आयाम, राज्य बनाम बाजार, विधि का शासन, संगठन, सिद्धांत, उपागम और संरचना। इसके बाद प्रबंध में नेतृत्व, नीति निर्धारण, निर्णय निर्माण। इसके अलावा प्रशासनिक प्रबंध के उपकरण जैसे समन्वय, प्रत्यायोजन, संचार, पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा, प्रशासनिक सुधार, सुशासन, ई गवर्नेंस, नौकरशाही। इसके अलावा है जिला प्रशासन, भारत में प्रशासन पर नियंत्रण, संसदीय, वित्तीय, न्यायिक एवं कार्यपालिका, लोकपाल एवं लोकायुक्त, सूचना का अधिकार, पंचायत एवं नगर पालिकाएं, संसदीय, अध्यक्षात्मक, एकात्मक, संघात्मक शासन, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपको संविधान और लोक प्रशासन दोनों एक साथ पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ना है। इसके बाद तीसरा पार्ट है छत्तीसगढ़ का इतिहास, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, छत्तीसगढ़ का इतिहास, वैदिक युग से गुप्त काल तक, प्रमुख राजवंश, राज, शिरतुल्य कुल, नल, शरवपुरी, पांडु, सोमवंश इत्यादि, कलचुरी एवं उनका प्रशासन, मराठों के अधीन छत्तीसगढ़, ब्रिटिश संरक्षण में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की पूर्व रियासतें और जमींदारियां। इसके बाद
सामंती राज, 1857 की क्रांति, छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन, श्रमिक, कृषक एवं जनजातीय आंदोलन, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण। इसके बाद है GS2। GS2 में क्या क्या पूछा जाएगा ये ध्यान देना। GS2 में क्या क्या पूछा जाएगा। पहला वाला पार्ट है, कहा गया है कि आपसे जनरल साइंस से रिलेटेड टॉपिक में से क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहला टॉपिक है आपका केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में कहा गया है कि आपने जो 12th तक पढ़ा होगा, रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं रासायनिक समय, रासायनिक अभिक्रिया की दर का प्रारंभिक ज्ञान, तीव्र एवं मंद रासायनिक अभिक्रियाएं, धातुएं, आवर्त सारणी में धातुओं की स्थिति एवं सामान्य गुण, धातु, खनिज, अयस्क, खनिज एवं अयस्क में अंतर। इसके अलावा धातु कर्म, अयस्कों का सांद्रण, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन एवं शोधन। इसके अलावा कॉपर एवं आयरन का धातु कर्म, धातुओं का संचारण, मिश्र धातुएं। इसके अलावा अधातुएं, आवर्त सारणी में अधातुओं की स्थिति, सामान्य गुण, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, कुछ सामान्य कृत्रिम बहुलक, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, साबुन एवं अपमार्जक। इसके अलावा अभी आपने जो जनरल साइंस है उसमें केवल केमिस्ट्री पढ़ा है, अब आपको फिजिक्स पढ़ना है। 12th तक जो आपने फिजिक्स पढ़ा है उसी से रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक है। ये देखिए, प्रकाश, जिसमें प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, समतल एवं वक्र सतह से परावर्तन, समतल, उत्तल एवं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, गैसों में विद्युत विसर्जन, सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति के कारण, विद्युत और इसके प्रभाव, विद्युत तीव्रता, विभव विभवांतर, विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोधों का संयोजन एवं इसके आंकिक प्रश्न। इसके अलावा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, इसकी उपयोगिता, शक्ति एवं विद्युत ऊर्जा व्यय की गणना, विद्युत प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियां, प्रकाश विद्युत प्रभाव, सोलर सेल संरचना, पीएन संधि डायोड। यहाँ पर केमिस्ट्री और फिजिक्स का हो गया। अब आपको पढ़ना है बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जिसमें कहा गया है परिवहन, जिसमें पौधों में जल एवं खनिज लवण का परिवहन कैसे होता है, जंतुओं में परिवहन, रुधिर की संरचना और कार्य, हृदय की संरचना और कार्यविधि, प्रकाश संश्लेषण, जिसकी कहा गया प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा हो, प्रक्रिया कैसे होती है, प्रकाश अभिक्रिया एवं अंधकार अभिक्रिया। इसके अलावा श्वसन और श्वासोच्छ्वास, श्वसन के प्रकार, ऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन, मनुष्य का श्वसन तंत्र, श्वसन प्रक्रिया, मनुष्य का पाचन तंत्र एवं पाचन क्रिया। इसके अलावा नियंत्रण एवं समन्वय, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की संरचना, कार्य, पौधे एवं जंतुओं में समन्वय, पादप हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन एवं कार्य, प्रजनन एवं वृद्धि से रिलेटेड सवाल रहेंगे, जिसमें प्रजनन के लिए प्रजनन के प्रकार, अलैंगिक प्रजनन, विखंडन, मुकुलन एवं पुनरुद्भवन। इसके बाद कृत्रिम वर्धी प्रजनन, स्तरीकरण, कलम लगाना, ग्राफ्टिंग, अनिषेकप प्रजनन, पौधों में लैंगिक प्रजनन, अंग, पुष्प की संरचना एवं प्रजनन प्रक्रिया। इसके अलावा परागण, निषेचन। इसके अलावा मानव प्रजनन तंत्र तथा प्रजनन प्रक्रिया, अनुवांशिकी एवं विकास, अनुवांशिकी एवं भिन्नताएं, अनुवांशिकता का मूलाधार, गुणसूत्र एवं डीएनए। तो यहाँ पर आपको सामान्य विज्ञान में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों पढ़ना है। दूसरा वाला जो पार्ट है वो है योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता एवं बुद्धिमत्ता परीक्षण से रिलेटेड, जिसमें आपसे कहा गया है मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे ऐड रहेंगे। परिमेय संख्याओं का जोड़ना
10th लेवल तक आप पढ़ते हैं। घटाना, गुणा करना, भाग देना, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना, अनुपात एवं समानुपात, अनुपात एवं समानुपात की परिभाषा, योगानुपात, अंतरानुपात, एकांतरानुपात, व्युत्क्रमानुपात आदि उनके अनुप्रयोग। फिर उसके बाद वाणिज्य गणित में बैंकिंग, बचत खाता, सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता, ब्याज की गणना, ये पढ़ना है। आयकर की गणना, इसके लिए केवल वेतन भोगी के लिए तथा गृह भाड़ा भत्ता को छोड़कर गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। वैदिक गणित में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, बीजांक से उत्तर की जांच करना, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, विकलम तथा उसके अनुप्रयोग और बीज गणित में वैदिक गणित विधियों का प्रयोग आदि। इसके अलावा भारतीय गणितज्ञ एवं उनका कृतित्व जैसे आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, श्रीनिवास रामानुजन, इनके संदर्भ में। इसके बाद गणितीय संक्रियाएं हैं, मूल संख्यात्मक कार्य, उनके संबंध आदि, परिणाम, क्रम इत्यादि, आंकड़ों की व्याख्या जिसमें चार्ट दिए जाएंगे, तालिकाएं दिए जाएंगी, रेखांकन, आंकड़ों का विश्लेषण और समांतर माध्य। इसके अलावा माध्यिका, बहुलक, प्रायिकता, प्रायिकता के जोड़ एवं गुणा प्रमेय पर आधारित प्रश्न। व्यवहारिक गणित में आपसे कहा गया है लाभ, हानि, प्रतिशत, ब्याज एवं औसत, समय, गति, दूरी, नदी, नाव। इसके बाद सादृश्य परीक्षण, विषम शब्द, शब्दों का विषम जोड़ा, सांकेतिक भाषा परीक्षण, संबंधी परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण, शब्दों का तार्किक विश्लेषण, छूटे हुए अंक या शब्द की प्रविष्टि, कथन एवं करण। इसके बाद कारण के अलावा स्थिति, प्रतिक्रिया, परीक्षण, आकृति श्रेणी, तथ्यों का लुप्त होना, सामान्य मानसिक योग्यता। 10th तक आपने जो मैथमेटिक्स पढ़ा है उससे रिलेटेड यहाँ पर GS2 में सवाल है। इसके बाद थर्ड वाले पार्ट में कहा गया है कि आपको अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान, ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, संचार एवं प्रसारण में कंप्यूटर, आर्थिक वृद्धि हेतु सॉफ्टवेयर का विकास, IT के वृहद अनुप्रयोग। इसके अलावा ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा की मांग। इसके अलावा नवीनीकृत अनवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत, नाभिकीय ऊर्जा का देश में विकास एवं उपयोगिता, भारत में वर्तमान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास। इसके अलावा कृषि का उद्भव, कृषि विज्ञान में प्रगति, उसके प्रभाव, भारत में फसल विज्ञान, उर्वरक, कीट नियंत्रण, भारत में रोगों का परिदृश्य, जैव विविधता एवं उसका संरक्षण, सामान्य परिचय, परिभाषा, आनुवांशिक प्रजाति एवं पारिस्थितिकी तंत्रीय विविधता। इसके अलावा भारत का जैव भौगोलिक वर्गीकरण। इसके अलावा जैव विविधता का महत्व, विनाशकारी उपयोग, उत्पादक उपयोग। इसके अलावा सामाजिक, नैतिक, वैकल्पिक दृष्टि से महत्व, विश्व स्तरीय जैव विविधता, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर की जैव विविधता। इसके अलावा भारत एक वृहद विविधता वाले राष्ट्र के रूप में। इसके अलावा जैव विविधता के तप्त स्थल, जैव विविधता को क्षति, आवासीय क्षति, वन्य जीवन को क्षति, मानव एवं वन्य जंतु संघर्ष। इसके अलावा भारत की संकटापन्न, विलुप्त होती एवं स्थानीय प्रजातियां, जैव विविधता का संरक्षण, असंस्थितिक एवं संस्थितिक संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण में कि कारण क्या है, प्रभाव क्या है, नियंत्रण के उपाय, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में नगरीय एवं औद्योगिक ठोस कूड़े करकट का प्रबंधन, कारण, प्रभाव, नियंत्रण, प्रदूषण के नियंत्रण में व्यक्ति की भूमिका। GS1 और GS2 में जितनी चीजें हमने पढ़ी उन्हें अगर हम सरल भाषा में कहें तो आपको इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी है, आपको पॉलिटी पढ़नी है, आपने 10th लेवल तक के जो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ना है उन्हीं को आपको रिवीजन करना है। इसके अलावा आपका हो गया यहाँ पर मैथमेटिक्स, तो 10th लेवल तक की जो मैथमेटिक्स है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं।
बस ये है कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है यहाँ पे। वो इस वजह से क्योंकि आपने अगर केवल बायो लेके पढ़ा है तो आपको पूरा मैथमेटिक्स फिर से रिवीजन करना होगा कि कैसे कैसे आपने सॉल्व किया था। जिन्होंने केवल मैथमेटिक्स पर अभी फोकस किया था, अब वापस उनको केमिस्ट्री फिजिक्स पर और बायोलॉजी पर ध्यान देना होगा। बस ये है। आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद है जीएस 3। जीएस 3 में कहा गया है कि इसमें भी पार्ट में क्वेश्चन बटे हुए हैं। पहले पार्ट में आपसे कहा गया है कि भारत और छत्तीसगढ़ी की जो अर्थव्यवस्था है वो आपको जानना है, जिसमें सबसे पहले भारत के बारे में कहा गया है, दूसरे वाले पार्ट में कहा गया है छत्तीसगढ़। पहले पार्ट भी दो पार्ट में बटा है। कहा गया है राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय, भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में परिवर्तन एवं नवीनतम योजनाओं के कुल योजनागत व्यय में उनके हिस्से, आर्थिक सुधार, निर्धनता एवं बेरोजगारी की समस्याएं, माप, उन्हें दूर करने के लिए किए गए उपाय। मौद्रिक नीति, भारतीय बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के स्वरूप एवं उनमें 1990 के दशक में जो सुधार हुए। इसके अलावा रिजर्व बैंक के साख का नियमन, सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, राजकोषीय घाटा की संरचना, अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से रिलेटेड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग का सामाजिक पिछड़ापन, साक्षरता एवं व्यावसायिक संरचना, आय एवं रोजगार के क्षेत्रीय वितरण में परिवर्तन। इसके अलावा है महिलाओं का सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण, बाल श्रम समस्या, ग्रामीण विकास, राज्य की वित्त एवं बजटीय नीतिकर संरचना, केंद्रीय कर में हिस्सेदारी। इसके अलावा राज्य से एवं पूंजी खाता में व्यय संरचना, उसी प्रकार योजना, गैर योजना व्यय, सार्वजनिक ऋण की संरचना, आंतरिक एवं विश्व बैंक के ऋण सहित बाह्य ऋण। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण साख के संस्थागत एवं गैर संस्थागत स्रोत, सहकारिता की संरचना, वृद्धि तथा कुल साख में उनके हिस्से, पर्याप्तता एवं समस्याएं। इसके बाद है दूसरा वाला और तीसरा वाला पार्ट। दूसरा वाला पार्ट जो है वो भारत के भूगोल से रिलेटेड है, तीसरा वाला पार्ट है वो छत्तीसगढ़ से। ध्यान देना, जियोग्राफी वही है, टॉपिक वही है, पहले पूरे इंडिया का पढ़ना है, दूसरे में केवल छत्तीसगढ़। आपको नदियों के बारे में पढ़ना ही है, बस यहाँ पे कह देगा कि छत्तीसगढ़ की नदियां, वहां पे कहेगा भारत की नदियां। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वैसे ही टॉपिक पर भी है, हर टॉपिक सेम सेम रहेगा, बस आपको जहां पर आप पूरे भारत के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद आपको केवल छत्तीसगढ़ के टॉपिक पर फोकस कर देना है। देखिए, भारत की भौतिक विशेषताएं, स्थिति एवं विस्तार, भूगर्भिक संरचना, भौतिक विभाग, अपवातन, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, वनों का महत्व, भारत वन नीति, वन संरक्षण, मानवीय विशेषताएं जिसमें जनसंख्या, जनगणना, जनसांख्यिकी, वृद्धि, विस्तार, घनत्व, वितरण, जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, प्रवास, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना, नगरीकरण। इसके बाद कृषि, जिसमें भारतीय कृषि की विशेषताएं, कृषिगत फसलें, खाद्यान्न, दालें, तिलहन व अन्य फसलें, उत्पादन एवं वितरण। सिंचाई के साधन, उनका महत्व, कृषि का आधुनिकीकरण, कृषि की समस्याएं एवं नियोजन, सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजनाएं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, खनिज संसाधन में खनिज भंडार, खनिज उत्पादन एवं वितरण, ऊर्जा संसाधन में कोयला, पेट्रोलियम, तापीय विद्युत शक्ति, परमाणु शक्ति, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, भारत में उद्योगों के विकास एवं संरचना, बड़े मध्यम एवं लघु लघुतर क्षेत्र, कृषि, वन एवं खनिज आधारित उद्योग। इसके बाद तीसरा वाला जो पार्ट है वो है छत्तीसगढ़ का भूगोल। टॉपिक वही है, बस कह दिया गया है कि आप छत्तीसगढ़ के बारे में आपको बताना है, जैसे कि छत्तीसगढ़ की भौतिक विशेषताएं हैं, इसके बाद मानवीय विशेषताएं हैं, इसके बाद है आपका जैसे कि फसलों से रिलेटेड है, ये रहा कृषि, इसके बाद है ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन, उद्योग, ये ऐसे मेन टॉपिक है। और उसके बाद परिवहन के साधन एवं पर्यटन। तो देखिए सेम सेम है, उद्योग के बारे में आपको वहां भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है, ऊर्जा संसाधन वहां भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है,
परिवहन के साधन भारत से संबंधित भी पढ़ना है, छत्तीसगढ़ से संबंधित पढ़ना है। मानवीय विशेषताएं और भौतिक विशेषताएं भारत का भी पढ़ना है, छत्तीसगढ़ का भी पढ़ना है। सेम सेम है, सब कुछ वही है। GS4 में आपको क्या क्या पढ़ना है? जो पहला वाला पार्ट है इसमें आपको दर्शन शास्त्र पढ़ना है, जिसमें कहा गया है कि दर्शन का स्वरूप, जिसमें धर्म एवं संस्कृति से उसका संबंध, भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन में अंतर, वेद एवं उपनिषद, जिसमें ब्रह्म, आत्मा, रित, और उसके अलावा गीता दर्शन में क्या, स्थित प्रज्ञ, स्वधर्म, कर्म योग। इसके बाद चरवाक दर्शन है, जिसमें ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, सुखवाद, ये पढ़ना है। जैन दर्शन में जीव का स्वरूप, अनेकतावाद, स्यादवाद, पंच महाव्रत, ये पढ़ना है। बौद्ध दर्शन में प्रत्युत, समुत्पाद, अष्टांग मार्ग, अनात्मवाद, क्षणिकवाद, ये पढ़ना है। सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद, प्रकृति एवं पुरुष का स्वरूप, विकासवाद, और विकासवाद योग के बारे में बात की है, और दर्शन पढ़ना है। इसके बाद इसमें आपका GS4 में भाग 1 में आपको दर्शन शास्त्र पढ़ना है, जिसमें कहा गया है कि आपको दर्शन का स्वरूप, धर्म एवं संस्कृति से उसका संबंध, भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन में अंतर पढ़ना है। इसके बाद टॉपिक है वेद एवं उपनिषद का, उसके बाद है गीता दर्शन का, इसके बाद है चरवाक दर्शन का, इसके बाद जैन दर्शन, इसके बाद है बौद्ध दर्शन, इसके बाद सांख्य दर्शन, इसके बाद है विकासवाद, योग दर्शन। इन टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है उसमें बता दिया गया है। जैसे कि जैन धर्म में कहा गया है कि जीव का स्वरूप, अनेकतावाद, स्यादवाद, पंच महाव्रत, ये पढ़ना है। यहाँ हम बता दे रहे हैं कि आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है दर्शन शास्त्र में। इसके बाद है आपका वैशेषिक दर्शन, उसके बाद है यहाँ पर मीमांसा दर्शन, इसके बाद है अद्वैत वेदांत दर्शन, कौटिल्य के बारे में, गुरु नानक के बारे में, इसके बाद है गुरु घासीदास के बारे में, जो कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद वल्लभाचार्य है, विवेकानंद है, श्री अरविंद है, महात्मा गांधी जी हैं, इसके अलावा भीमराव अंबेडकर जी, इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय जी, प्लेटो, इसके बाद है संत एन सेलम, उसके अलावा यहाँ पर अरस्तु के बारे में भी पढ़ना है, और देकार्त, इसके अलावा है स्पिनोजा, इसके अलावा लाइब्निज़, इसके अलावा है पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत, क्या, और इसके अलावा है बर्कले, इसके अलावा है ह्यूम, उसके अलावा कांट, हेगल, और क्या क्या है ब्रेडले, मूर, एजे एयर, जॉन डीवी, सात्र, ये सब पढ़ना है। और क्या क्या चीजें पढ़ना है हम आगे देखते हैं। तो आपको दर्शन शास्त्र में अभी और बहुत सारी चीजें पढ़नी है, ये आप यहाँ पर से देख सकते हैं। इसके अलावा आपको पंथ निरपेक्षता, अशुभ की समस्या, नैतिक मूल्य, नैतिक दुविधा, प्रशासन में नैतिक तत्व, सत्यनिष्ठा, उदार उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता, भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार के बारे में आपको पूरा ये सब कुछ पढ़ना है। अब इसके बाद दूसरा वाला जो पार्ट है वो समाज शास्त्र से रिलेटेड है, जिसमें आपको कहा गया है कि आपको अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति, अध्ययन का महत्व, अन्य विज्ञानों से इसका संबंध बताना है। इसके बाद प्राथमिक अवधारणाएं, समाज से रिलेटेड, व्यक्ति एवं समाज, उसके अलावा समाज, हिंदू सामाजिक संगठन, इसके बाद है सामाजिक स्तरीकरण, प्रक्रियाएं, जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं ये पता हो, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, ये टॉपिक है। इसके अलावा भारतीय सामाजिक समस्याएं, सामाजिक विघटन, नियमहीनता, अलगाव, विषमता, सामाजिक शोध एवं प्रविधियां, इनके बारे में, जिनसे रिलेटेड कहा गया कि आपको अनुसंधान का उद्देश्य पता हो, सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का क्या उपयोग है,
वस्तुनिष्ठता की समस्या, तथ्य संकलन की प्रविधियां एवं उपकरण, अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची। इसके बाद है तीसरा वाला पार्ट, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, जिसमें आपसे कहा गया है कि जनजातीय सामाजिक संगठन, विवाह, परिवार, गोत्र, युवा समूह, और इसके बाद पढ़ना है जनजातीय विकास, जिसमें उसका इतिहास, कार्यक्रम और नीतियां पढ़ना है। संवैधानिक व्यवस्था पढ़ना है, छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियां, अन्य जनजातियां, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां, छत्तीसगढ़ के जनजातियों में प्रचलित प्रमुख आभूषण, विशेष परंपराएं, जनजाति समस्याएं, पृथक्करण, प्रवासन और परसंस्कृतिकरण। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की लोक कला, लोक साहित्य, प्रमुख लोक कलाकार, छत्तीसगढ़ी लोकगीत, लोक कथा, लोक नाट्य, जनौला, मुहावरे, हाना, लोकोक्तियां। छत्तीसगढ़ राज्य के साहित्य, संगीत एवं ललित कला के क्षेत्र में स्थापित संस्थाएं, उक्त क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित सम्मान एवं पुरस्कार हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख मेले, पर्व, त्योहार, राज्य के पुरातात्विक संरक्षित स्मारक स्थल, उत्खनित स्थल, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चिन्हांकित पर्यटन स्थल, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बस्तर के जलप्रपात एवं गुफाएं, छत्तीसगढ़ के प्रमुख संत। तो ये आपके GS4 में। अब हम फाइनली पढ़ने वाले हैं GS5, जिसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा ये आपको ध्यान देना है। इसमें आपसे कहा गया है कि आपसे पार्ट 1 में कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें कहा गया है, ये भी 3 पार्ट में बटा है। एक है सामाजिक महत्वपूर्ण विधान, दूसरा छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, तीसरा छत्तीसगढ़ शासन की कल्याणकारी योजनाओं के रूप में। पहले में कहा गया है, भारतीय समाज सामाजिक बदलाव के एक साधन के रूप में सामाजिक विधान, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, भारतीय संविधान एवं आपराधिक विधि, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005, सिविल सेवा अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। इसके अलावा और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें कहा गया, छत्तीसगढ़ में प्रचलित विभिन्न नियम, अधिनियम एवं उनके छत्तीसगढ़ के निवासियों पर कल्याणकारी एवं विकासात्मक प्रभाव। इसके बाद छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर प्रचलित कल्याणकारी जन उपयोगी महत्वपूर्ण योजनाएं, इनके बारे में। इसका दूसरा वाला जो पार्ट है वो है अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल घटनाएं संगठन से रिलेटेड, जिसमें संयुक्त राष्ट्र एवं उसके सहयोगी संगठन मतलब जैसे कि आप WHO लो, UNO ले लो, इनके बारे में, WTO के बारे में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई बैंक, सार्क, ब्रिक्स, द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय समूह, विश्व व्यापार संगठन एवं भारत पर इसके प्रभाव, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खेल एवं प्रतियोगिताएं। आपको तीसरे पार्ट में क्या क्या पढ़ना है, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं, मानव विकास में उनका योगदान, कुशल मानव साधन की उपलब्धता, भारत में मानव साधन की नियोजिता एवं उत्पादकता, रोजगार के विभिन्न चलन, मानव संसाधन विकास में विभिन्न संस्थाओं परिषदों जैसे कि उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना, प्रशासन, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मुक्त विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक परिषद, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंध संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय विधि का विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक एवं RTI आदि की भूमिका, मानव संसाधन विकास में शिक्षा एक साधन, सार्वभौमिक समान प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा। इसके अलावा कहा गया है कि आपका व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता, बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित मुद्दे, वंचित वर्ग, निःशक्त जन से संबंधित मुद्दे। यहाँ पर हमने कंप्लीट किया
पूरा प्रीलिम्स का और मेंस का दोनों का सिलेबस। काफी इंपॉर्टेंट है ये सिलेबस, एक एक शब्द काफी मायने रखता है। इसके साथ ही आपका GS1 में कौन कौन से सब्जेक्ट है, GS2 में कौन कौन से सब्जेक्ट है, ये भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर हमने लगभग सभी चीजों के बारे में बात किया। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बता सकते हैं। बात करें बुक्स की, तो या तो आप इनकी अलग अलग राइटर की बुक खरीदते बैठे रहे, या किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट को, कैसे पता चलेगा कौन से अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जनरली काफी सारे स्टेट के टॉपर्स हैं, वो बताते हैं कि क्या क्या नोट्स हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के इम्पोर्टेंस हैं, तो आप उन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स को उठा करके पढ़ सकते हैं। नोट्स जो है आप बस देखिए कि आपका जो सिलेबस है उसमें है या नहीं, मतलब सिलेबस को कंप्लीट कर रहा है या नहीं। अगर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो नोट्स है वो सिलेबस को अगर कंप्लीट कर रहा है तो उस नोट्स को लीजिए, पढ़िए, कुछ गड़बड़ है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। इतना नॉलेज अब आप रखने लगते हैं, आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, साथ ही आप ग्रेजुएट हैं, तो इन चीजों को, मतलब ग्रेजुएट के मतलब कोई इससे ज्यादा भी पढ़ा लिखा है, कम से कम आप ग्रेजुएट हैं तभी इस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो ग्रेजुएट हैं तो इतना आपका दिमाग चलना चाहिए कि कौन सी चीजें गलत हो सकती हैं। जनरली हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना नोट्स अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक ही जगह सारे नोट्स मिलेंगे, आपका फोकस होना चाहिए, इन्हें पढ़ना है, समझना है, बाद में शॉर्ट नोट्स बनाना है खुद का, और फिर रिवीजन करना। जब आपको ऐसा लगने लगे कि आपने लगभग हर टॉपिक को बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया, आपके शॉर्ट नोट्स रेडी भी हो रहे हैं, तो उसके साथ ही आप क्या करें, मॉक टेस्ट जरूर लें। मॉक टेस्ट कहने का मतलब है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो टेस्ट के मतलब टेस्ट करवाते हैं, आप उनको लीजिए, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है खुद से सॉल्व करिए जैसे हो सकता है। आप अपने आप को लिमिटेड टाइम दीजिए, 2 घंटे 3 घंटे का, उसी टाइम के अंदर उसे सॉल्व करने की कोशिश करते रहिए, दिमाग आपका बढ़ेगा। साथ ही आपने क्या याद किया, क्या आपको नहीं समझ में आया, ये भी समझ में आएगा, और उसके अलावा क्या आप में सुधार करना है ये समझ में आएगा, और एक लिमिटेड टाइम में आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हैं और बेहतरीन तरीके से एक ऐसा कैंडिडेट तैयार करते हैं जो एग्जाम हॉल में फर्स्ट टाइम बैठे और फर्स्ट बार में ही सिलेक्शन ले ले। इस सेशन में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।